Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Kanun-e Shahadat Order 1984 and in today's video we are going to discuss its part 2. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 69 तक डिटेल में डिस्कस किया था। हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए कि विटनेस कौन हो सकता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस, कितने विटनेसेस हो सकते हैं, किस चीज़ के मुतालिक गवाही दी जा सकती है, कौन कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हम अपने बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि गवाही कैसे दी जा सकती है। आप जो स्टेटमेंट जो एविडेंस कोर्ट में लेकर आ रहे हैं वो किस फॉर्म में दी जा सकती है। सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 डील्स विद द टॉपिक ऑफ ऑरल एविडेंस और ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 70 से। अब आर्टिकल 70 की तरफ आ जाएं तो आर्टिकल 70 कहता है प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स बाय ऑरल एविडेंस। अब इसमें सिंपल कहा गया है कि एविडेंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑरल एविडेंस कौन सा होता है कि जब आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अपना एविडेंस कोर्ट में पेश करते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑरल एविडेंस। जबकि इसके कंट्रास्ट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है। आप कोर्ट के अंदर कोई दस्तावेजात पेश कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आर्टिकल 70 हमें कहता है कि all the facts except the contents of documents may be proved by oral evidence, कि oral evidence तमाम situations में दिया जा सकता है except the contents of documents। जहाँ पे आपने किसी document के contents को prove करना है तो वहाँ पर आप documentary evidence ही लेकर आएंगे, वहाँ पर oral evidence acceptable नहीं है। oral evidence बाकी तमाम facts को prove करने के लिए admissible है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, लेकिन जहां पर डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट की बात आती है तो वहां पर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लेकर आना है। और इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड। जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप कोर्ट में लेकर आते हो तो वहां पर ऑरल एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं होती, वहां पर ऑरल एविडेंस एक्सक्लूड हो जाता है। ऑरल एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की आगे हमारे पास फर्दर कुछ काइंड्स हैं जिनमें हमारे पास आता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्लास है हमारे पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। Primary documentary evidence is explained under section Article 73 and 75, while secondary documentary evidence is explained under Article 74 and 76 of Kanun-e Shahadat Order. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। सो प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का आइडेंटिटी कार्ड है, वो आईडी कार्ड आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आप उसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवा लेते हो, उसी आईडी कार्ड की फोटोकॉपीज करवा लेते हो, तो वो आपका क्या है? वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सो सिंपली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या हुआ? प्राइमरी ओरिजिनल चीज है और सेकेंडरी उस ओरिजिनल की फोटोकॉपी है। फिर प्राइमरी एविडेंस को मजीद एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस, कि जहां पर कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है। लेट्स सपोज कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है और आपका वो एग्रीमेंट जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल है, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो हर एग्रीमेंट का वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका प्राइमरी एविडेंस है।
फिर फर्दर कहा है व्हेन द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप एक लेटर के थ्रू उसे अपनी ऑफर भेजते हो, जब उसे ये ऑफर रिसीव हुई तो उसने एक इन रिटर्न आपको एक लेटर भेजा जिसके अंदर वो अपनी एक्सेप्टेंस को शो कर रहा है। तो ये जो दोनों लेटर्स हैं ये काउंटर पार्ट्स हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के। सो हर काउंटर पार्ट जो है वो आपका प्राइमरी एविडेंस है। फिर फर्दर यहाँ पर कहा है कि लिथोग्राफी और फोटोग्राफी ईच इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर के थ्रू अपने प्रिंटर के थ्रू कोई प्रिंट्स वगैरह निकालते हो तो एक डॉक्यूमेंट के जितने भी प्रिंट्स निकलेंगे वो तमाम प्रिंट्स जो हैं वो आपके प्राइमरी एविडेंस के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन इन्हीं प्रिंट्स की अगर आप फोटोकॉपीज निकालते हो तो वो फोटोकॉपीज सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कंसिडर की जाएंगी। सो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है कि कॉपीज थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस, फोटोग्राफ्स of copy compared with the original documents, all these are considered in the category of secondary documentary evidence. So simple difference क्या है? Primary documentary evidence is the original document while secondary documentary evidence is the photocopy of original one. अब हम देखते हैं कि public documents और private documents के दरमियान क्या difference है और ये कौन कौन से documents हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जहां पर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर सकते हो तो वहां पर जो सेकेंडरी एविडेंस है, जो फोटोकॉपीज है, वो एडमिसिबल नहीं होंगी। यानी कि ओरिजिनल की प्रेजेंस में फोटोकॉपी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 76 हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस बताता है कि जहां पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस है? नंबर 1, if the primary documentary evidence is a part of judicial record। अगर तो प्राइमरी एविडेंस यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, अदालती फाइल का हिस्सा है, तो वहां पर फिर सेकेंडरी एविडेंस आप पेश कर सकते हो। सेकेंडरी, when due to the volume or bulk of the original, copies have been made by means of microfilming or other modern devices। For example, अगर तो प्राइमरी एविडेंस जो है वो बल्कि है, यानी कि जैसे हमारे पास एफआईआर वगैरह का रजिस्टर होता है, अब वो पूरा का पूरा रजिस्टर तो कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। या फिर अगर तो वो न्यूमरस इन नंबर है, जैसे कि पटवारी के पास रिकॉर्ड ऑफ राइट के बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, तो उन तमाम रजिस्टर्स को पेश करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर फिर सेकेंडरी एविडेंस यानी कि उनकी जो फोटो कॉपीज है वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होती हैं। या फिर अगर कहीं पर प्राइमरी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर प्राइमरी एविडेंस ऑपोजिट पार्टी के पास है, तो फिर आप कोर्ट के अंदर सेकेंडरी एविडेंस को प्रूव कर सकते हो। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिनके अंदर सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को डील करता है आर्टिकल 85 to 89 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर। अब सबसे पहले बात आती है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन तक हर बंदे की रसाई मुमकिन है, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा रिकॉर्ड जो कि हर बंदे के लिए इजीली एक्सेसिबल है। सिंपली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है किसी भी तरह से। फॉर एग्जांपल, जो हमारे लॉज वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, या कोई भी रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन किया जाता है, जिनको किसी भी वक्त कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है, उनको हम कहते हैं कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जबकि इनके ऑपोजिट प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से हैं? अब कानूनी शहादत ऑर्डर ने प्राइवेट डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते वो तमाम हमारे पास प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप देखें, निकाहनामा, जब तक वो निकाहनामा एक पर्सन के पास होता है वो उसका क्या होता है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर करवा लेते हो, वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट आपका प्राइवेट नहीं रहता बल्कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं?
कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी पर्सन ने या ग्रुप ऑफ पर्सन ने अपनी इंडिविजुअल या कलेक्टिव कैपेसिटी में बनाए हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लीज, मॉर्गेज, डीड्स, पावर ऑफ अटॉर्नीज एक्सेट्रा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। अब ये प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कौन सा सेक्शन आर्टिकल एक्सप्लेन करता है? आर्टिकल 90 से आर्टिकल 101 प्रिजम्पशन को एक्सप्लेन करते हैं। सिंपली प्रिजम्पशन को क्या कहते हैं? हम किसी चीज को प्रिज्यूम करना, यानी कि ऐसा फैक्ट विच इज नॉट प्रूव्ड बट थॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि ऐसी चीज जो अभी साबित नहीं हुई, जो अभी प्रूव नहीं हुई, लेकिन प्रिज्यूम ये कर लिया जाता है, फर्ज ये कर लिया जाता है कि ये चीज इस तरह से है। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या प्रिजम्पशन ली जाती है कि 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट जो है उसकी जेन्युइननेस को करेक्ट कहा जाता है, कि 30 साल पुराना जो डॉक्यूमेंट है प्रिज्यूम किया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो उस डॉक्यूमेंट में कोई एम्बिग्विटी हो सकती है, लेकिन प्रिज्यूम ये किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है। इसी तरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन तमाम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी प्रिज्यूम किया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी की तरफ से मैप्स या प्लान्स वगैरह इशू किए जाते हैं, उनको भी प्रिज्यूम किया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिजम्पशंस एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि हर वो डॉक्यूमेंट जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एडमिनिस्टर किया गया है, वो एग्जीक्यूट किया गया है, नोटरी पब्लिक ने उसको ऑथेंटिकेट किया है और ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि उसकी जेन्युइननेस को भी करेक्ट प्रिज्यूम कर लिया जाता है। सो ये कुछ प्रिजम्पशंस हैं जो डॉक्यूमेंट से मुतालिक ली जाती हैं। ऑल्दो ऐसी चीज प्रूव नहीं हुई, लेकिन हम उसको प्रिज्यूम ये कर लेते हैं, हम फर्ज ये कर लेते हैं कि अगर ऐसी चीज है तो ये इस तरह से ही होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चैप्टर 6 इसको एक्सप्लेन कर रहा है, आर्टिकल 102 से आर्टिकल 110 तक। सिंपली इस टॉपिक के अंदर हमें क्या बताया गया है? हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जहां पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देता है, यानी कि जहां पर एक चीज आप डॉक्यूमेंट से प्रूव कर देते हो तो वहां पर ऑरल एविडेंस की वैल्यू खत्म हो जाती है, ऑरल एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पर कहा गया है कि अगर तो बात आती है, अगर तो क्वेश्चन आता है किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी एग्रीमेंट की, और उस एग्रीमेंट को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख दिया गया है, तो तमाम केसेस के अंदर जहां पर भी लॉ आपसे ये डिमांड करता है कि आप इस चीज को प्रूव करो, तो वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के मुतालिक आप कोई भी एविडेंस प्रूव नहीं कर सकते एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, या फिर उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस उन केसेस में जहां पर सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है। सो सिंपल इसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और एग्रीमेंट के तौर पर वो डॉक्यूमेंट ही आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही एडमिसिबल है। उसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक है आर्टिकल 111 से आर्टिकल 112, जो कि बात करता है फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनको पार्टीज की तरफ से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो दो काइंड्स ऑफ फैक्ट्स हैं, नंबर 1 इज एडमिटेड फैक्ट्स एंड सेकंड इज जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स। एडमिटेड फैक्ट्स कौन से हैं? जो कि ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं। यहाँ पर सिंपल है कि अगर कोई पार्टी किसी एक फैक्ट को एलेज कर रही थी और दूसरी पार्टी बजाय उस फैक्ट को डिनाई करने के वो उस फैक्ट को एडमिट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव दैट एडमिटेड फैक्ट्स। अब पार्टीज अगर उन एडमिटेड फैक्ट्स को भी प्रूव करने लग जाएंगी तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो पहली चीज पार्टीज ने एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव नहीं करना। सेकेंड हमारे पास आते हैं जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जिनको साबित करना या जिनके बारे में नॉलेज होना कोर्ट की जिम्मेदारी है, पार्टीज के ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, पार्टीज ने इन फैक्ट्स को प्रूव नहीं करना। अब जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स कौन से हैं कि पाकिस्तान का कानून कौन कौन सा है,
आर्टिकल्स ऑफ द वार और आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के अंदर कितनी सीट्स हैं अदालतों के अंदर और कितनी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, डिवीजन ऑफ टाइम जो है, टेरिटरीज हैं, छुट्टी कब होगी कब नहीं होगी। सो ऐसे जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज रखना कोर्ट की जिम्मेदारी है। पार्टीज ऐसे फैक्ट्स को प्रूव नहीं करेंगी, जुडिशरी ने ये चीज साबित करनी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, चैप्टर 8 जो कि बात करता है एस्टॉपल की। अब आर्टिकल 114 से आर्टिकल 116 इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है। सिंपली एस्टॉपल का वर्ड निकला है टू स्टॉप, किसी को रोकना। अब किस चीज से रोकना? ये कहा जाता है कि सिविल केसेस में जहां पर कोई पर्सन अपने किसी एक्ट या ओमिशन से या फिर कोई भी पर्सन कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है और उसकी उस स्टेटमेंट देने के बाद कोई दूसरा बंदा उस पर एक्ट अपॉन करता है, यानी कि उसकी स्टेटमेंट सुनने के बाद कोई एक्ट करता है, तो फिर बाद में ये पहला बंदा अपनी उस स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकता। आप उस पर्सन को स्टॉप कर देते हैं, उस पर स्टॉपर लग जाता है कि जो बात उसने पहले कही है अब वो उस बात से मुकर नहीं सकता। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए एक बंदा है जो कि कहता है कि फलां प्लॉट मैंने खरीद लिया है, और बी सी डी बहुत सारे बंदे हैं जिनको आकर ये कहता है कि अगर कोई बंदा मुझसे मेरा ये प्लॉट खरीदना चाहता है तो मैं उसको बेचने के लिए तैयार हूँ। बी दूसरा बंदा सामने आया और उसने उसकी स्टेटमेंट पर यकीन करते हुए कहा कि मैं ये प्लॉट लेने के लिए विलिंग हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा ये प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऑल्दो ए उस वक्त उस प्लॉट का मालिक नहीं था। बाद में ई पर्सन से ए ने वो प्लॉट खरीदा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और कितने पैसों में उसने खरीदा? लेट्स सपोज कि उसने ई से प्लॉट परचेज किया है 12 करोड़ में। जब उसको प्लॉट का इंतकाल मिल गया तो उसके बाद एक तीसरा बंदा उसके पास आया जिसने कहा कि मैं तुमसे तुम्हारा ये प्लॉट 14 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ। अब ए को तो फायदा हो रहा था, तो ए ने एफ को कहा कि ठीक है मैं तुम्हें अपना प्लॉट बेच दूंगा। तो जब बी को इस सौदे के बारे में पता चला तो उसने आकर ए को कहा कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुमने मेरे साथ इस प्लॉट का सौदा कर लिया है, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। सो यहाँ पर बी ने क्या कर दिया? ए के ऊपर स्टॉपर लगा दिया। अब आप कोर्ट के थ्रू अपने इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएंगे। सो स्टॉपर में एक पर्सन ने एक स्टेटमेंट कह दी, दूसरे पर्सन ने उस पर एक्ट अपॉन कर लिया, तो पहला बंदा अपनी स्टेटमेंट से नहीं हट सकता। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है बर्डन ऑफ प्रूफ का, जो कि स्टार्ट होता है आर्टिकल 117 से आर्टिकल 128 तक। अभी तक तो हमने क्वेश्चंस देख लिए, विटनेस कौन होगा, विटनेस कितने होंगे, किस चीज के मुतालिक गवाही दी जाएगी, गवाही कैसे होगी। सो ये टॉपिक कहता है कि एविडेंस लेकर कौन आएगा, गवाही लाएगा कौन, हु विल प्रूव, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, बर्डन किसके ऊपर है चीजों को साबित करने का। सो हमारे पास दो केसेस हैं, एक सिविल केस है और एक क्रिमिनल केस है, क्योंकि कानूनी शहादत ऑर्डर क्रिमिनल केसेस पर भी एप्लीकेबल है और सिविल केसेस पर भी। सो सिविल केसेस में हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जबकि इन कंट्रास्ट क्रिमिनल केस में भी हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड। अब सिविल केसेस में गवाही लाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जनरली द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु वांट्स टू द कोर्ट टू डिसाइड द केस इन हिज फेवर, जो चाहता है कि कोर्ट उसके हक में फैसला करे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। अब प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर अपना सूट लेकर आया है तो वो यही चाहेगा कि अदालत उसके हक में फैसला करे। तो सिविल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूफ है, वो किसके ऊपर है? वो प्लेंटिफ के ऊपर है। जबकि क्रिमिनल केसेस की तरफ अगर हम आ जाएं तो क्रिमिनल केसेस में जो बंदा भी इल्जाम लगा रहा है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है। अब प्रोसिक्यूशन कहती है कि फलां बंदा जो है वो एक्यूज्ड है, वो इस केस का मुल्जिम है। अब उसने इस पर्सन को मुजरिम साबित करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई? प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ गई। प्रोसिक्यूशन ने ये चीज प्रूफ करनी है, बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर, जबकि सिविल केसेस में प्लेंटिफ के ऊपर आ गया। अब एक बात आती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन से एक्यूज्ड पर शिफ्ट कब होता है? तो शिफ्ट उन सूरत में होता है कि जब एक्यूज की तरफ से कोई प्ली ले ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब इल्जाम क्या है प्रोसिक्यूटर की तरफ से? कि एक्यूज्ड ने बी का कत्ल किया है। अब पहले तो जिम्मेदारी थी प्रोसिक्यूटर के ऊपर कि वो इस चीज को प्रूव करे कि एक्यूज ने कत्ल किया है। अब अगर तो एक्यूज ये मौकफ ले लेता है, ये प्ली ले लेता है कि इसका कत्ल नहीं हुआ बल्कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन से एक्यूज के ऊपर। क्योंकि पीपीसी क्या कहती है कि अगर कोई बंदा एक्सीडेंटली किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसको ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता। सो जहां पर एक्यूज की तरफ से कोई प्ली ले ली जाती है, कोई मौकफ इख्तियार कर लिया जाता है, देन ही हैज टू प्रूव द केस। तो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर प्रोसिक्यूटर से शिफ्ट हो जाता है एक्यूज्ड के ऊपर। सो सिंपल आपने क्या याद रखना है, सिविल केसेस में जो बंदा चाहता है कि कोर्ट उसके हक में फैसला करे, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर है जनरली, लेकिन एक्यूज की तरफ से अगर कोई प्ली ले ली जाती है, कोई मौकफ इख्तियार कर लिया जाता है, तो फिर हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है प्रोसिक्यूशन से एक्यूज की तरफ। लेकिन जनरल रूल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर 10 के ऊपर, जो कि डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के ऊपर, कि कोर्ट में जब एविडेंस लाया जाएगा तो विटनेस की गवाही किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी, क्या प्रोसीजर है एविडेंस रिकॉर्ड करने का। सो एग्जामिनेशन के हमारे पास 3 तरीके हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किस किस तरह से होगी। नंबर 1 एग्जामिनेशन इन चीफ, नंबर 2 क्रॉस एग्जामिनेशन एंड नंबर 3 री एग्जामिनेशन। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एग्जामिनेशन इन चीफ, गवाह का पहला बयान। अब एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि जो बंदा भी गवाह को बुला रहा है बयान देने के लिए, कॉलिंग पार्टी जो है वो गवाह का पहला बयान रिकॉर्ड करवाएगी। जो भी गवाह को बुला रही है उसका अपना वकील उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, नरेशन की सूरत में होगा। जैसे हम कोर्ट में देखते हैं कि गवाह आता है और लिखा जाता है बरहलफ बयान किया, और फिर पूरी एक पैराग्राफ की सूरत में उसका बयान लिखा जाता है नरेशन की सूरत में। सो यहाँ पर जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा है तो कॉलिंग पार्टी उसको लुक में नहीं दे सकती, उसको बता नहीं सकती कि फलां चीज़ भी तुम अपने बयान में बताओ, फलां चीज़ जो हुआ था अक्रेट्स उसको भी एक्सप्लेन करो, यानी कि उसको नरेट नहीं कर सकती, उसको लीड नहीं कर सकती, उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकती कि फलां चीज़ों को एक्सप्लेन करो। सो सिंपली एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ऐसे क्वेश्चन जो आपको आंसर की तरफ लीड कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जाते। इसके कंट्रास्ट हमारे पास है क्रॉस एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी, जिसको हम कहते हैं जरा। जब अपोजिट पार्टी आपके इसी बयान के ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग करती है, आप पे जरा करती है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चंस की सूरत में हो सकता है, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपने हाँ या ना में, यस और नो में आपने उसका आंसर देना है। अब इस क्रॉस एग्जामिनेशन को करने का पर्पस क्या होता है, इसके पीछे का मकसद क्या होता है? सो मेन एम ऑफ डूइंग द क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट दी वेरासिटी ऑफ द विटनेस को आपने टेस्ट करना है, उसके क्रेडिट को आपने शेक करना है कि आपने ये बताना है कि इस गवाह ने पहले जो बयान दिया है वो टोटली झूठ पर मबनी था, आपने उससे सच उगलवाना है, आपने उससे चीज़ों को उगलवाना है। सो आप उससे घुमा फिरा कर किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप उसके करैक्टर को शेक कर सकते हो कि इसका किरदार ठीक नहीं है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन की भी कुछ कंडीशंस हैं कि उसके अंदर आपने कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछने, ऐसे क्वेश्चंस जो कि स्कैंडुलस हैं,
हैं जो कि इंसल्टिंग है, एनॉइंग है, विटनेसेस को गुस्सा दिला रहे हैं, उसकी तजलील कर रहे हैं, तो इनडिसेंट और स्कैंडुलस क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछ सकते। आप सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे आपने उसके क्रेडिट को शेक करना है, उसके एतबार को, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को आपने शेक करना है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा प्रोसीजर जो है वो है री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन क्यों करवाया जाता है? अगर तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि कोई एम्बिग्विटी क्रिएट कर रही हैं, जिनको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, तो एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कॉलिंग पार्टी की तरफ से दोबारा किया जाता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोई डाउट क्रिएट हो जाता है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर पार्टीज का री एग्जामिनेशन करवाया जाता है और ये बिल्कुल एग्जामिनेशन इन चीफ की तरह होता है। आप इसमें लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, बिल्कुल नरेशन की सूरत में दोबारा बयान किया जाएगा। सो एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन आर टोटली सेम। री एग्जामिनेशन हर केस में नहीं होता, बल्कि स्पेसिफिक केसेस में जहां पर एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाए, डाउट क्रिएट हो जाए, तो फिर री एग्जामिनेशन होगा। अदरवाइज पार्टीज का एग्जामिनेशन इन चीफ होता है या क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इसी के साथ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 150, क्वेश्चंस बाय द पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। अब ये सिंपली हॉस्टाइल विटनेस को डिस्कस कर रहा है। हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि ऐसा विटनेस जो कि मुनहरिफ हो गया है। जब आप कॉलिंग पार्टी जिस विटनेस को बुला रही है अपने फेवर में बयान देने के लिए, अगर वो पर्सन उस कॉलिंग पार्टी के बयान के खिलाफ चला जाता है, वो हॉस्टाइल हो जाता है, वो मुनहरिफ हो जाता है, तो फिर ये कॉलिंग पार्टी कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि चूंकि ये विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है, लिहाजा हमें मौका दिया जाए कि हम इसके ऊपर क्रॉस करें ताकि इससे सच्चाई निकलवा सकें, सच्चाई बयान करवा सकें। तो फिर अगर कोर्ट आपको परमिट करती है तो फिर कॉलिंग पार्टी इस विटनेस के ऊपर जो है वो जरा करेगी और इससे जरा बिल्कुल उसी तरीके से होगी जो जरा का तरीकाकार है। लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद है एक आर्टिकल है, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 बात करता है रिफ्रेशिंग मेमोरी की, यानी कि विटनेस की मेमोरी को रिफ्रेश कब किया जा सकता है। सो विटनेस वाइल अंडर एग्जामिनेशन फ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ व्हिच ही इज क्वेश्चनड। अब ऑकरेंस हुई है, वाकया हुआ है, कोई भी केस हुआ है 2 साल पहले और उसका एविडेंस होता है 2 साल के बाद, तो अब ऑब्वियसली जिस पर्सन ने वो वकुआ होते हुए देखा था 2 साल तक, तो उसको वो चीज याद नहीं रह सकती कि उस टाइम पे क्या हुआ था, कौन सा बंदा आया था, कौन सा बंदा किस टाइम वहां से गया था, एंट्री कितने टाइम पे हुई थी, एग्जिट किस टाइम पे हुआ था। सो आप उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उसको फाइल दे सकते हो ताकि वो चीजों को रिफ्रेश कर सके और अथेंटिक एविडेंस दे सके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन की एंट्री या एग्जिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो रहा है तो 2 साल की बात तो किसी को याद नहीं रहेगी। सो अगर आप उसको वो रजिस्टर प्रोवाइड कर देते हो जिसके अंदर उसने एंट्रीज की थी, तो वो इजीली देखकर आपको बता सकता है। इसी तरह जो एक्सपर्ट्स वगैरह आते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आते हैं, वो भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं बाय रेफरेंस टू देयर प्रोफेशनल ट्रीटीज, यानी कि अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखा था, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया था, लेकिन अब वो उसको भूल चुके हैं क्योंकि वो दिन में कितने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। सो आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स देकर उनकी मेमोरी को रिफ्रेश करवा सकते हो। इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 जजेस की पावर को, कोर्ट्स की पावर को डिस्कस कर रहे हैं टू पुट द क्वेश्चन। आर्टिकल 161 सिंपली कहता है कि कोर्ट किसी भी पार्टी से किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है और पार्टीज जो हैं वो बाउंड होंगी कि वो कोर्ट के उस क्वेश्चन का आंसर दें। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 164 जो कि बात करता है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस, कि ऐसे केसेस जिनमें कोर्ट अप्रोप्रिएट कंसिडर करती है तो वो अलाउ कर सकती है कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू रिकॉर्ड किया गया है, फॉर एग्जांपल मोबाइल से या
कैमरास वगैरह से रिकॉर्ड किया गया है तो वो कह सकती है कि इन एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। सो ये मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू जितने भी एविडेंस हैं ये एडमिसिबल हैं, लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इनको अलाउ करे, कोर्ट बाउंड नहीं है। इसके साथ लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 166 जो कि रिपील को डिस्कस कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एविडेंस एक्ट 1872 को कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 ने रिपील किया है, क्यों इन प्रोविजंस को इस्लामिक इंजक्शंस के अकॉर्डिंग लाना था। सो ये हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर का फिंगर टिप्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमने लॉ गेट के हवाले से आर्टिकल 1 से आर्टिकल 166 तक डिटेल में डिस्कस किया है, साथ ही साथ हमने MCQs को भी देखा है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.